सपने सपने दुनिया में कई लोगों को आते हैं, पर काफ़ी ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि उन्हें नहीं आते। हमेशा नहीं, पर ज़्यादातर सपने भी अलग अलग होते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ किसी को खोने के तो कुछ किसी को पाने के। पर मेरे साथ ना कुछ अलग है। मुझे सपनों में कहानियाँ आती हैं, पूरी नहीं पर उनकी झलक जो मैं अपने सपनों की किताब में लिख लेता हूँ। आज मैं उसी सपनों की किताब से लाया हूँ आपके लिए एक कहानी। नकाब अध्याय 2। फिर वो अचानक से उठकर अलमारी की तरफ गया, उसका दरवाज़ा खोला, उसमें रखी अपनी बंदूक उठाई, उसमें गोलियां भरी और उसे माथे पर लगाते ही। ऐसे मौक़ों पर हमेशा ऐसी आवाज़ सुनकर भीड़ इकट्ठा हो जाती है, और हुई भी। पर आज नहीं, आज से 5 साल पहले, जब ये सब पहली बार हुआ था। उस वक्त पूरे इलाके के लोग उस आदमी के घर के सामने जमा हो गए, जिसमें से एक ने पुलिस को कॉल भी कर दी। पुलिस थोड़ी ही देर में वहां पहुंची, पर तब तक किसी भी आदमी की उस घर में जाने की हिम्मत नहीं हुई। पुलिस उस घर के अंदर गई और कुछ पल के बाद बाहर आ गई। वो हमने सब चेक कर लिया है, गोली गलती चल गई थी गन साफ करते वक्त, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तब ये कोई वक्त है गन साफ करने का? आपने पूछा नहीं उससे? और अगर गन गैर कानूनी हुई तो? साहब, उसने किसी को मार तो नहीं दिया उस गन से? तिवारी जी ने थोड़ी दबी आवाज़ में पूछा। हमने सब चेक कर लिया है ना, मैं बोल तो रहा हूँ। उसके पास लाइसेंस भी है, और गोली शीशे पर लगी है, ना किसी आदमी को, समझे? बस अरे साहब, बोल रहे हैं ना सब ठीक है तो ठीक है। और तू नीले, ज़्यादा मगज मत चला। हवलदार ने तिवारी जी के नीले कुर्ते की वजह से ऐसा बोला। चला चला, सब अपने अपने घर को जाओ, कुछ नहीं हुआ ऐसा। जीप में बैठते वक्त हवलदार ने तेज आवाज में सबसे कहा। अगली सुबह सब लोग फिर से अपने अपने काम पर लग गए, पर अब कोई भी उस आदमी के घर के सामने से नहीं गुजर रहा था, क्योंकि आज वो अपने दरवाजे पर बैठा था। उसके बगल में एक बोर्ड था जिस पर लिखा था, Who the hell called the police? इस बात से अनजान तिवारी जी अपने जिगरी मित्र बनवारी के साथ उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उन्हें ज़रा भी खबर नहीं थी कि वो आदमी अपने घर के बाहर बैठा है। उस आदमी के घर के आने से कुछ देर पहले बनवारी ने तिवारी जी से एक सवाल पूछा। तो सुनिए, क्या डरते हैं उस आदमी से? पान मसाला थूकते हुए बोला। कौन आदमी? अरे वही मकान नंबर 37 वाला। अरे हम क्यों डरेंगे, हमने क्या बिगाड़ा उसका? और वो तो मकान नंबर 37 पर पहुंचते ही तिवारी जी बोलने में अटकने लगे। उनकी नज़र उस बोर्ड पर पड़ी और वो ज़ोर ज़ोर से सांस खींचने लगे। इसी बीच बनवारी धीरे धीरे उस बोर्ड पर जो लिखा था वो पढ़ने की कोशिश करने लगा। अरे, पूरा पढ़ने से पहले ही तिवारी जी ने उसे खींचा और वापस पीछे मुड़ गए। अरे अरे, क्या हुआ? आप तो कह रहे थे कि आप उसे डरते नहीं हैं, उसे देखकर पीछे क्यों लौटने लगे? बताओ बताओ बताओ। अरे तो वो बोर्ड पर जो लिखा तुमने पढ़ा नहीं? हाँ, पढ़ा तो था। उसे लिखा क्या था उस पर? उस पर लिखा था कि जो भी पुलिस को फोन किया था ना, वो उसे नर्क पहुंचा देगा। क्या सच में? लेकिन फोन तो तुम ही किए थे ना। अच्छा, इसीलिए इतना डर रहे हो? हाँ तो, पर फोन किसका था? तुम्हारा था ना। फिर हमसे बड़ा तो हाथ तुम्हारा हुआ, मतलब फोन हुआ। और फिर वैसे भी वो तुम्हें मारेगा, मुझे नहीं। ऐसा क्यों? हमें क्यों मारेगा? तुमको ये सब जानते हो, मानते भी। इस बात पर बनवारी शर्माने लगा। अरे नहीं तिवारी जी, और तुम्हें मारकर वो सबके सामने उदाहरण पेश करेगा कि अगर अगली बार किसी ने ऐसा कुछ किया तो उसका क्या हाल होगा। तिवारी जी ने उसे डराते हुए कहा। ठीक है ठीक है। अरे तिवारी जी, वो वाघ मारे से कुछ काम था ना, तो चलते हैं, चलो। बनवारी ने चीखते हुए कहा। अरे चिल्ला क्यों रहे हो यार? ताकि उसको लगे कि हम किसी काम से पीछे लौटे हैं, ना कि उसे डर कर।
तिवारी जी इस बात पर मुस्कुरा गए। ये बात पूरे इलाके को पता चल गई और आगे फिर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई पुलिस को बुलाने की। फिर उन लोगों के लिए भी एक आम बात हो गई। हर साल की तरह इस साल भी गोली शीशे पर लगी। उसने इस बार भी कोशिश की थी कि गोली उसके माथे पर लगे, पर इस बार भी उस पर उसके कानों में उसकी बेटी की आवाज़ आई, अब्बा। और वो फिर डर गया कि अगर वो मर गया तो शायद अपनी बेटी को याद करने का मौका भी खो देगा। आज के ही दिन उसने अपनी बेटी को आखिरी बार देखा था। वो आज भी अपने आप को उस हादसे का गुनहगार मानता है जिसने उससे उसकी बेटी को छीना था। उसने अपनी बेटी की तस्वीर को अपने सीने से लगाया और ससक ससक कर रोने लगा। अम्बू। सीने से वो फोटो हटाकर उसने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फिराया, पर आज भी तस्वीर पर लगा वो कांच उनके बीच आ गया। कोट की बाजू को खींचकर उसने अपनी हथेली पर रखा और अपने आंसू पोंछने लगा, और फिर कपड़े से उन टूटे कांच के टुकड़ों को उठाने लगा। इसी बीच उसने बगल की खिड़की से नीचे देखा तो वहां पर वही लड़का खड़ा था जो सुबह मिला था। वो लड़का ऊपर ही देख रहा था। ऐसा पहली बार था कि जब गोली की आवाज के बाद कोई उसके घर के पास आया था, पर अब भी उस लड़के के चेहरे पर डर का कोई भाव नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी को भी न जाने क्यों पहली बार किसी गैर के होने की नाराजगी नहीं थी। कुछ देर के बाद वो लड़का वहां से चला गया। उस दिन के बाद से कुछ अजीब सा होने लगा। वो आदमी जब भी सुबह दरवाज़ा खोलता तो वहां पर वो लड़का खड़ा होता, छोटा सा गोल मटोल, रंग बिरंगे कपड़ों में, कभी लाल टी शर्ट और पीला निक्कर, कभी कैसवी तो कभी बनियान में ही। पर हर दिन वो वहां सुबह को मिलता था और सामने उसी को देखता रहता था, मानो कुछ कहना चाहता हो या कुछ पूछना चाहता हो। वो आदमी हर दिन उसे देखता और दरवाज़ा भी उसके मुंह पर बंद कर देता। उस लड़के की माँ भी उसे रोज डांटती थी, पर वो मानता नहीं था। उस लड़के को देखकर उस आदमी को किसी की याद आती थी, शायद इसीलिए वो उसे डराता भी नहीं था। उसको भी शायद उस बच्चे की मासूमियत अच्छी लगने लगी हो। उसे उसकी इस बात से कोई परेशानी भी नहीं थी। फिर उसने कई दिनों बाद सोचा कि आज जाकर उस बच्चे से पूछ ही लेता हूँ कि वो यहाँ रोज रोज आखिर क्या देखता है। ये सोचकर वो एक सुबह को उठा और दरवाज़ा खोला, पर उस दिन वो बच्चा वहाँ नहीं था। उसने कई बार इधर उधर देखा, पर वो आसपास भी नहीं था। वो जोर से दरवाज़ा बंद करके अंदर वापस चला गया। कुछ घंटों बाद उसने अपनी खिड़की से देखा कि वो परिवार अपना सारा सामान एक टैक्सी में रखकर कहीं जा रहा था। उस बच्चे की माँ उसे डांट कर टैक्सी में बिठा रही थी, पर शायद वो रुकने की जिद कर रहा था। जाते जाते हुए भी वो लड़का उस आदमी के घर की तरफ ही देख रहा था। फिर उन लोगों के जाने के बाद मिस्टर तिवारी चिल्ला चिल्ला कर सबसे कहने लगे, देख रहे हो भाई साहब, अब ऐसे दिन आ गए हैं कि कुछ लोगों की वजह से अच्छे लोगों को भी ये मोहल्ला छोड़ के जाना पड़ रहा है। आप सही कह रहे हैं भाई साहब, इस मोहल्ले के तो करम ही फूट गए हैं। मिस्टर तिवारी जी के कहने के बाद धीरे धीरे सब लोग कुछ न कुछ कहने लगे, और सबको पता था कि यह बात किसके बारे में कही जा रही है। कुछ मिनटों बाद उस आदमी ने गुस्से में एक मेज को उठाकर जोर से खिड़की से नीचे फेंक दिया। उस मेज ने खिड़की का कांच भी तोड़ दिया, जो उसके घर के सामने फैल गया। ये देखते सारे लोग वहां से भाग गए, जिनमें सबसे आगे तिवारी जी थे। नकुल के पिताजी की सरकारी जॉब थी, जहां ट्रांसफ़र होता रहता था। उनका इस शहर में ट्रांसफ़र ही हुआ था, पर यहाँ से कहीं और ट्रांसफ़र ये उनकी सिफारिश थी। जल्दी ट्रांसफ़र के चलते उन्हें तमिलनाडु के एक कस्बे में ट्रांसफ़र करना पड़ा, और उन्होंने भी हाँ कर दी, क्योंकि उन्हें इस इलाके से मतलब इस शहर से दूर जाना था। शायद इसकी वजह भी वही आदमी था। शुरुआत के कुछ महीने उनके लिए कठिन थे, पर वहाँ के लोगों के प्यार और व्यवहार ने उन्हें सहारा दिया। 1 साल बाद उन्होंने सोचा कि यहाँ से बढ़िया कोई और जगह है ही नहीं। फिर जब उनका ट्रांसफ़र होने को हुआ तो उन्होंने अपने सीनियर से ट्रांसफ़र रोकने की सिफारिश की, और उनके सीनियर्स भी मान गए। नकुल को भी वो जगह सबसे ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि उसके घर से कुछ ही दूर एक बड़ा सा जंगल था, जहाँ हर रोज़ पक्षियों की, अलग अलग जानवरों की आवाज़ें आती थी। उसे उन जानवरों से एक अलग सा लगाव हो गया, जिसकी वजह से उसने बचपन में ही ठान लिया कि उसे फॉरेस्ट ऑफिसर बनना है।
उसने इसके लिए खूब मेहनत करी और उसका सिलेक्शन भी हो गया। उसे ट्रेनिंग के लिए तमिलनाडु की सबसे बड़ी फॉरेस्ट ऑफिसर एकेडमी भेज दिया गया। इतने सालों के बाद भी उसे तमिल या तेलुगु नहीं आती थी, जिसकी वजह से उसे दोस्त बनाने में मुश्किलें होने लगीं। पर उसे दो लड़के मिले जो हिंदी बोलते थे, एक राहुल और दूसरा राघव। वो तीनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। ट्रेनिंग से थक कर एक दिन वो तीनों नकुल के कमरे में बैठे थे, तभी राघव ने कहा, चलो तुम्हें बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ। पर क्या? नकुल और राहुल ने पूछा। अरे चलो तो सही पहले। वो उन दोनों को कॉरिडोर में ले गया, जहाँ पर हॉल ऑफ फेम के स्टूडेंट्स की तस्वीरें लगी थीं। वो वहाँ गया और अपने हेड ट्रेनर की तस्वीर पर स्केच पेन जलाकर उनकी उस तस्वीर को ख़राब कर दिया। अबे ये क्या कर रहा है? अरे परेशान मत हो, ये इंक कपड़े साफ हो जाती है। वैसे भी जितनी मेहनत करवाता है ना, मेरा तो मन करता है कि सच में ऐसा कर दूं। फिर वो हर तस्वीर पर अलग अलग निशान बनाने लगा। तभी एक तस्वीर पर निशान बनाते ही कुछ दूर पर बैठे एक काका चिल्लाते हुए हमारी तरफ भागे। हमें लगता था कि वो काका ना चिल्ला सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। वो भागते हुए आए और उन्होंने ज़ोर से राघव के तमाचा मारा और उस तस्वीर पर लगे उस निशान को मिटाने लगे। पर नकुल को लगा कि उसने तस्वीर वाले आदमी को कहीं देखा है। उसने उन काका से पूछा, ये कौन है? पहली बार उन काका ने कुछ भी नहीं बोला, पर जब अगली बार वो थोड़ी तेज़ आवाज़ में पूछा, मैं पूछ रहा हूँ ये कौन है, तब काका ने कहा, तुम्हें क्या मतलब? क्योंकि मैं जानता हूँ, इनसे मिला हूँ मैं बचपन में। क्या? कहाँ? इनके चेहरे पर निशान है क्या? और उनकी एक आँख पत्थर की भी है। हाँ हाँ हाँ, कहाँ देखा तुमने इन्हें? मैं बचपन में जिस शहर में रहता था, ये वहाँ रहते थे। मैं जानता था कि वो जिंदा हैं। पर ये है कौन? बेटा, ये हैं वीर राघव रेड्डी, इस जगह के सबसे बड़े ऑफिसर हैं। जानवरों से प्यार करने वाले, उनको समझने वाले, और मेरे सबसे अच्छे मित्र वीर राघव रेड्डी। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कहानी का अगला अध्याय सुनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे ज़रूरी बात, हमारी कहानी में आपको जो भी अच्छा या बुरा लगे और आपके पास जो भी सजेशन हो, प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।